है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ मेरी स्टोरी या फैनफिक द स्टिंग्स ऑफ एटर्निटी का सेकंड एपिसोड लेके। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये फैनफिक शो है पसंद आएगी। अगर आपने इस फैनफिक्शन का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे वहाँ सुन सकते हैं। अगर कोई मेरे इस चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब मैं अपने स्टोरी में आती हूँ। ये हमारा स्टोरी के अकॉर्डिंग 6th सीन है। इस सीन में हम देखते हैं कि एक पहाड़ी है, उसमें एक पुराना सा मोनेस्ट्री मतलब जो बुद्धिस्ट लोगों का, बौद्ध धर्म के लोगों का जो मंदिर होता है उन्हें हम मोनेस्ट्री कहते हैं। तो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो कि बहुत टूटी फूटी अवस्था में है। इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा धुंध ही धुंध जमा हुआ है और पास में देखने पर एक पुराना सा गुचिन जो कि टूटा हुआ है दिखाई पड़ रहा है। और कहीं दूर एक बड़े से पेड़ पे एक लाल रिबन लटका हुआ है। यह नज़ारा देखने में बहुत डरावना और मिस्टीरियस लग रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वीइंग और लांजान दोनों इसी पहाड़ी में घूमने या टहलने के लिए आए हुए हैं। मीन्स वो दोनों सेपरेट आए हुए हैं। तो अचानक से वो लोग फिर यहाँ पे अगेन मिलते हैं। तब उन दोनों की नज़र एकाएक सामने लंबे से पेड़ पे लटके रेड रिबन और पास में टूटे गुचिन पर पड़ती है। तो दोनों वहीं फ्रीज हो जाते हैं। विंग धीरे से कहता है, ये जगह पहले भी देखी जैसी लगती है मुझे। लांजान गुचिन को घूरते हुए कहता है, और ये गुचिन ऐसा लगता है मानो मेरा ही हिस्सा है। बैकग्राउंड में हमें वही डरावनी सा धुन सुनाई देता है जो पहले के एपिसोड में सुनाई दे रहा था, मीन गुचिन की आवाज़। यहाँ का ऐसा डरावना एटमॉस्फेयर देख के हमारे दोनों भाई साहब मीन्स विंग और लानवांग जी डर जाते हैं। तो वो वहाँ से पलायन करने का सोचते हैं, मीन्स भागने का सोचते हैं। तो लेकिन वो भागते समय भी अपना गुचिन और रेजिबल ले जाना नहीं भूलते। तो यहाँ से अब हमारा सेकंड सीन स्टार्ट होता है। सेकंड सीन में भी फिर हम दोबारा उसी मोनेस्ट्री में हैं और अभी दोपहर का समय है और हमारे दोनों महाशय विंग और वांगजी दोनों फिर से यहाँ आदम के हैं। हाँ बच्चे मतलब अब वो कैसे आए ये मैं बताती हूँ आपको कि जैसे ही हमारे विंग और लानवांगजी यहाँ से अपने सामान टूटा हुआ गुचिन और रेड रिबन लेके जाते हैं तो अपने अपने अपार्टमेंट, तब उन्हें वहाँ पे जाके ऐसा एहसास होता है कि जो भी उनके पास से रिलेटेड या फिर कोई ड्रीम्स है तो उनका अगर सच्चाई उन्हें जानना है तो उन्हें दोबारा उसी जगह पे जाना होगा। तो इसी कारणवश उन्हें दोबारा उसी मोनेस्ट्री में आना पड़ता है। तो अब हम उसी मोनेस्ट्री से दिखाते हैं। मोनेस्ट्री में वो दोनों बैठे हुए हैं और एक दूसरे को घूर रहे हैं। तभी एकाएक वो इसी टूटी हुई किचन में तेज लाइट निकलती है। वो लाइट इतनी तेज होती है कि विंग और लानवांग जी दोनों की आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही उनकी आंखें बंद होती है उनका जो सराउंडिंग है पूरा एशियन टाइम में मीन्स हिस्टोरिकल एरा में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों के कानों में कई तरह की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अब जो हमारा ये मॉडर्न फैनफिक मॉडर्न एरा है वो यहीं तक रहेगा। अभी इससे एक थोड़ा सा चैप्टर है जो इसमें हमारा हिस्टोरिकल वाला रहेगा। ठीक है, अब इस हिस्टोरिकल में हम क्या देखते हैं,
हमारा पुराना विभीषण लांजान से कह रहा होता है, लांजान देखो, अगर मैं चला गया तो याद रखना, क्योंकि मेरा प्यार अमर है, तो तुम्हारे लिए हर जन्म में एक जैसा ही रहेगा। बेचारा हमारा पुराना लांगवान जी मीन्स पास्ट लाइफ का लांगवान जी कहता है, मैं भी इस जन्म तो क्या, हर जन्म में तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा वेइंग। सीन कट होता है, अब हमारा 8th सीन स्टार्ट होता है। बट सेम जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी भी वही हिस्टोरिकल एरा कंटिन्यू है। इस सीन में हम पहाड़ों से घिरे कुसुक्लान यानी कि क्लाउड रिसेस को देखते हैं। ये चारों तरफ हरियाली और चेरी ब्लॉसम से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ शांत वातावरण और स्टेट ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसा कि आपको मालूम है, गुसू में 3000 से भी ज़्यादा रूल्स हैं, तो उसी के कारण यहाँ पे शांति का माहौल हमेशा ही बना रहता है। और हम दूसरी तरफ एक क्लासरूम का सीन देखते हैं। उसमें जो हमारा नटखट सा विंग है, तो ये क्लास में मजाक कर के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। तभी लानवांग जी भाई साहब दूर से देखते हैं, वो विंग को एक कोल्ड ग्लेयर देता है। ये देखते ही हमारे विंग डर जाता है और चुपचाप से बैठ जाता है। विंग का ऐसा रिएक्शन पाकर वांग जी सीक्रेटली स्माइल करता है। अब क्लास के जो टाइम है, क्लास ख़त्म होने के बाद जब विंग और वांग जी बाहर मिलते हैं, तो हमारा विंग कहता है, लैंजान तुम इतने सीरियस क्यों हो, लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ रंग होना चाहिए ना। हमारा लांसान कहता है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे रंग कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वो ओल्ड टोन में कहता है विंग। हंसते हुए विंग अपने एक क्वार्टर की ओर चला जाता है लंदन। थोड़ी देर वो विंग को घूरता है, उसके बाद वो भी अपने जिंगशी के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे हमारा इसके बाद अब हमारा 9th सीन स्टार्ट होता है। ये हमारा रात का सीन है। ये आधी रात का समय है। विंग और वांग जी दोनों मूनलाइट में लेक, आई थिंक जो कोल पॉन्ड है उसके आसपास में कहीं पे दोनों बैठे हुए हैं और उनके हाथ में गुचिन है। ऐसा लगता है जैसे कि जो लान वांग जी है वो विंग को उसुकलान का फॉरबिडन, आई थिंक ये म्यूज़िक टीचिंग जो है वो दे रहा है। तो जैसे ये वो गुचिन को टच करते हैं, एकदम से दोनों के हाथ आपस में टच रहते हैं। ये टच होते ही सडनली एक रेड थ्रेड अपीयर होती है और वो उन दोनों के हाथों में बाइंड हो जाती है, मीन्स गायब सी हो जाती है और दोनों पर आ जाते हैं। लांजान धीरे से कहता है, देखो मैंने कहा था ना तुम्हें, प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती बताने के लिए। विंग कहता है मजाक में, फिर भी तुम कुछ तो महसूस करते होंगे ना। लांजान कहता है, हाँ क्यों नहीं। इससे आगे मैं बता दूं आपको कि सेम वही है जैसा कि जो हमने अनटेम्ड में देखा था कि विंग अपने क्लान चला जाता है, वहाँ पे ये वैन क्लान वाले अटैक करते हैं। ये सब कुछ मीन्स टोटल वहीं तक, तो मैं इसको पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो सीधा चलते हैं आगे। ये हमारा 10th सीन है। इसमें क्या है, ये सीधा हमारा वही बैटल ग्राउंड है जब नाइटलेस सिटी में जब विंग के अगेंस्ट सारे क्लॉन वाले आ गए थे। तो यह क्या है, इस सीन में बैटल ग्राउंड का सीन है। चारों तरफ आग है और खून ही खून है। हमारा विभूषण खून से लथपथ पड़ा हुआ है और पास में उसकी सुबियान गिरी पड़ी हुई है। उसके चारों तरफ काला काला धुआं फैला हुआ है। तो काला धुआं फैला हुआ है, इसमें भी हमें सेम
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, विंग जो इनोसेंट वैन क्लान के लोग थे उनकी हेल्प कर रहा था। तो किन्हीं दुष्ट लोगों ने उसका इसी बात का फ़ायदा उठाकर सारा जो भी अपने इविल डेट्स थे वो इसके ऊपर मर दिए और उसे एक गुनहगार साबित कर दिया। यह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लांजान को उसके अंकल और क्लान एल्डर्स द्वारा जबरदस्ती पकड़ कर रखा गया ताकि वो भाग के या वेंग के पास न चला जाए। वेंग चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, पर तुम सब ने कभी वो देखा ही नहीं। तुम सब की आंखों में झूठ का पर्दा लगा हुआ है। मैं तुम सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी। लांसान बहुत टूट चुका है वेंग को ऐसे देखते हुए। वो कहता है अपने अंकल और एल्डर से, शिफू रुको, उसे कुछ मत करो, वो निर्दोष है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो इविल पर्सन में गया है वो एकाएक दौड़ा चला आता है और विंग के सीने में अपनी तलवार पूरी तरह से उतार देता है। जैसे ही ये सलवार नहीं, तलवार इसके व्यंग्या की तलवार विंग के सीने में जा चुकी है। जो विंग के चारों तरफ जो ब्लैक स्मोक है वो महंगियाओं को पकड़ के उसको भी वहीं ऑन द स्पॉट मार देती है। लेकिन तब तक विंग काफ़ी मीन्स ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। यह देख के लान मंगजी अपने एल्डर और अंकल को धक्का देके दौड़ कर आता है और विंग को अपने गले से लगाकर उसे अपने सेम लाइक कंटेंट में वो अपने हाथ में मीन्स सपोर्ट करके पकड़े रखता है। तो वो देखता है कि विंग ऑलरेडी जा चुका है, मीन्स उसकी सांसें बंद हो चुकी है। यह देखते हमारा रंजन बहुत रोता है और कहता है, विंग अगर तुम नहीं हो सकते मेरे साथ तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। और ये सब कह के हमारा जो लाल मंगजी है अपना बेचैन निकाल के वो भी अपने गला वहीं काट देता है। इस तरह से हमारे लालजैन की भी वहीं पे मृत्यु होती है। ऐसा लालजैन को ऐसा करते थे कि उसके अंकल और एल्डर और शीचेन का वहाँ पे दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक हमारे लालजैन की मृत्यु हो चुकी होती है। इसी तरह से ये हमारा पास्ट का जो सीन है ये कट हो जाता है एक आवाज़ के साथ। और उसी रात हमारा मिलना अधूरा रह गया लालमांग जी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सेकंड एपिसोड मेरे चैनल का। तो थर्ड एपिसोड के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।